प्रोफेसर अखिल स्वामी, आपसे शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि ये मामला देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता, देश की लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने की बात है। अब ये मामला पार्टी लाइन से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के ने जो काम किया है, वो काम किसी भी परिभाषा में राष्ट्र प्रेम तो नहीं है। वो राष्ट्रद्रोह है कि नहीं है, ये सरकार बताएगी और ये जांच एजेंसीज बताएंगी, लेकिन वो किसी भी तरह से राष्ट्र प्रेमी नहीं है। उनपे क्या सरकार तत्काल काम कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शंस होंगे वो भी एक तरह का आम व्यक्ति का, मेरे और आप जैसे व्यक्ति का, जिसकी कोई दखलंदाजी नहीं है उस प्रोसेस में, ईडी में या सीबीआई में, उसका रिफ्लेक्शन होगा, उसके गुस्से का, उसकी बेबसी का, उसके इस जज्बे का कि भाई इसमें जांच होनी चाहिए। वो वोट के रूप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लोग जरूर अपनी राय इस पर व्यक्त करेंगे। आनंद जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर ये 10,000 करोड़ का मामला है और इसमें यहां पैसा आना था, यहां पे कुछ माइनिंग लीज की बात थी, उसके बदले में वहां पे जमीन खरीदी गई, तो ये हवाला ट्रांजैक्शन भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और ये बहुत बड़ा ऐसा अनैतिक काम हुआ है जिसपे तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, तुरंत कस्टडी में लेना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से संकोच की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है, जो नरेंद्र नाम है वो हमारे देश के लिए इतना पवित्र नाम है। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये नरेंद्र नाम जो है, क्या जैसे आज के समय में ये नरेंद्र नाम भी एक प्रकार से इसका एक परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। स्वामी विवेकानंद के नाम को लोगों ने बदनाम कर दिया है, और ये नहीं समझ में आता। जैसे महुआ मोइत्रा का संदर्भ आपने लिया, महुआ मोइत्रा ने बड़ा स्पष्ट कहा जब ये हुआ कि हीरानंदानी जी ने कहा कि उन्होंने कैश ट्रांजैक्शन के बदले ये प्रश्न पूछने की बात हुई, तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि जो एथिक्स कमेटी थी वो हीरानंदानी को बुलवाए और उनसे पूछे कितना पैसा दिया, कब दिया, कहां दिया और कहां से पैसा निकलवाया, पूरे ट्रांजैक्शंस दें। और हीरानंदानी साहब ने एक प्लेन पेपर पे एक एप्लीकेशन डाल दी और वो हाजिर भी नहीं हुए, ना उनको बुलाया गया, ना उन्हें पेश करने की आवश्यकता समझी। देखिए, एक नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है आनंद जी, मान लीजिए रिफ्लेक्स एक्शन, मान लीजिए मेरा आपका नाम जोड़ दिया जाए इस कांड में, मेरा पहला रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा और आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? हम ये कहेंगे कि ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कि मेरा कोई लेना देना हो, जैसे महुआ मोइत्रा ने कहा, आपको कोई कोरिलेशन निकालने की आवश्यकता है, ये सिद्ध करने की आवश्यकता है कि किसी तरह से वो लाभान्वित हुए। और ये जैसे महुआ मोइत्रा का संदर्भ हम लोग ले रहे हैं, आज की तारीख में आनंद जी एक सर्वे करा लीजिए और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पर्सनली जाके पूछ लीजिए, आधे ऐसे हैं जो अंगूठा टेक हैं और उनको ये सब जो सारे आईटी के सिस्टम्स हैं उनके बारे में पता ही नहीं है, तो अपने पीए और पीएस को ये सारी चीजें देते हैं, लेकिन जो ओटीपी आता है उसके आधार पे वो प्रश्न जो होते हैं उनका वो स्वीकृति देते। महुआ मोइत्रा ने कहा, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ये बिल्कुल पाक दामन साफ हैं तो इसमें तुरंत जांच हो जाती, उनको कस्टडी में ले लिया जाता। तो बिल्कुल आपने जो कहा, एक दुष्चक्र दिख रहा है कि जिस प्रकार से कनाडा का हुआ, ट्रूडो साहब का हुआ, मर्डर हुआ और एक प्रकार के संबंध तनावपूर्ण हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है यही उसके पीछे का कांड था, जिसमें ट्रूडो साहब से कहा गया था कि इसको दबा दो, वहीं पे दबा दो, इस आदमी का मुंह बंद कर दो, इसको दंडित कर दो, इसको जेल के अंदर भेज दो। और हो सकता है उसी से पीड़ित होके जब वो ट्रूडो साहब ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहाँ है, हम इस तरह से बंदिश लोगों में नहीं लगाते, हम तानाशाही और एक तंत्रीय प्रथा जो है उसको प्रोत्साहन नहीं देते, तो कहीं वही तो तनाव का कारण नहीं है। और जो हत्या हुई और जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे 10,000 करोड़, लेकिन अब अभी तक राहुल गांधी पूछते थे 20,000 करोड़ कहां से आया, अब ये 10,000 करोड़ और इसमें जुड़ गया है। मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों के मसले हैं, और जिस दिन ये सरकार बदलेगी आनंद जी, ये नीरव मोदी, ललित मोदी, संशेषरा, जितने लोग हैं, और किरण भाई पटेल का भी जवाब हम लोगों को मिल जाएगा, उनको Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली। इतनी मोटी किताब लिखी जाएगी एक काले कारनामों की कि अगली हमारी 10 पीढ़ियां उसको पढ़ेंगी तो भी पढ़ नहीं पाएंगी। प्रोफेसर अखिल स्वामी, एक चीज जरा आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि आप जरा हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझा दीजिए। मोदी जी कल हुंकार भर रहे थे जब वो बेवकूफों की बात कर रहे थे
इसको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने ये फोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम विदेश को कर रहे हैं। आपसे जो समझना चाहते हैं दर्शकों को आप बताइए, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का फर्क, उद्योगपति और व्यापारी का फर्क। ये जो जो व्यापारी होते हैं और उद्योगपति होते हैं, हमारे यहाँ क्या हो गया, हम लोग व्यापारियों को अब उद्योगपति मानने लगे, हम मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया मानने लगे। तो बाहर से सामान ले आके असेंबल यहां कर देना मेक इन इंडिया हो सकता है, मेड इन। इसको जरा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, जो मोदी जी कंफ्यूज करते हैं पूरे देश को कि ये तो हमारे यहाँ हो रहा है, वो कितना यहाँ हो रहा है, कितने रोजगार पैदा हो रहे हैं, इस पे जरा एक आप अगर टिप्पणी कर देंगे हमारी भाषा में जिससे हम लोग समझ सकें तो अच्छा होगा। देखिए आनंद जी, वास्तविकता में अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होना है, आज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में लगाई, उसके कंपोनेंट्स यहां बनाए, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो यहां नहीं बन सकते थे, वो आपने आयात कर लिए, उसको फिर असेंबल किया और उसको फिर मार्केट में बेचा। एक हो गया ये स्थिति, दूसरी हुई एसकेडी की और तीसरी हुई सीकेडी की। सेमी फिनिश्ड आपने उसको असेंबल किया और कंप्लीटली सारे कंपोनेंट्स को आयात किया और उसको यहां पे असेंबल किया। देखिए एक और गंभीर बात है आनंद जी, ये जो पीएलआई स्कीम लाई गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका पूरा का पूरा फायदा चाइनीज कंपनी को मिल रहा है। रोजगार वहां मिल रहे हैं, प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, कंपोनेंट्स वहां पे बन रहे हैं, केवल ये इंसेंटिव लेने के लिए लाभ सारा चाइना को ट्रांसफर हो रहा है और यहां पर वो दिखाया जा रहा है पीएलआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए कि यहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में और एसकेडी सीकेडी कंडीशन में उसको असेंबल करने में बहुत बड़ा अंतर है। जो देखिए मोदी जी ने एक और बात कही, मूर्खों का बादशाह या मूर्खों का सरताज, पता नहीं कि शब्द उन्होंने यूज किया। देखिए उनकी निगाह में, उनकी परिभाषा में वो हर आदमी मूर्ख है, हम और आप भी मूर्ख हैं। बाकी जो इस समय देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष कर रहा है वो सब मूर्ख है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बुद्धिमानी किस बात की है। अरे यार क्यों व्यर्थ अपना खून जलाते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों किसानों के खेतों में जाके धान रोपते हो, क्यों ट्रक ड्राइवर्स की ट्रक में घूमते हो, क्यों जाके सब्जी वाले को अपने घर में बुलाते हो। एक पूंजीपति को प्रश्रय दे दो, सारी देश की संपत्तियां उस पूंजीपति को सौंप दो, वो तुम्हें इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा कि सारे इलेक्शन में दारू बंटवा के, मुर्गे बंटवा के, इंसेंटिव्स दे के, अपने 3-3 4-4 रुपए के ट्रोल इकट्ठा करके 30-35 हजार लोगों की ऐसी सेना खड़ी कर दो कि पर पोस्ट पे जो ट्विटर और व्हाट्सएप पे और फेसबुक करे उसे 5 रुपए दे दो, 25-30 हजार लोग कमा रहे हैं, मजे से वो ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा तो विकल्प राहुल गांधी नहीं कर पा रहे, तो राहुल गांधी तो मूर्खता कर रहे हैं, वो देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए बहुत लोग महात्मा गांधी के जमाने में भी सरदार भगत सिंह को भी पागल कहते थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद को भी पागल कहते थे, अशफाक उल्लाह खान को भी पागल कहते थे। ये क्या पागलपन है? 18-20 साल की उम्र में तुम जाके फांसी पे लटक गए। अरे सावरकर की तरह तुमने थोड़े दिन कष्ट भोगा होता और उसके बाद जाके माफी मांग लेते, 60 रुपए की पेंशन मिलती, 60 रुपए जो कलेक्टर था उसकी तनख्वाह नहीं थी और सावरकर साहब को वो मिलती थी पेंशन। अब ये राहुल गांधी भी तो आपत्ति कर सकते हैं कि सावरकर का नाम क्यों लेते हैं, अखिल स्वामी तो आपत्ति कर नहीं सकते क्योंकि सावरकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण है, मैं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हूं, तो इसमें वो भी नहीं चलता कि हिंदू व सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म जितने वहां के चितपावन ब्राह्मण है उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण है। तो असली मुद्दा यह है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, असेंबलिंग हो रही है। और इसमें देखिए इनडायरेक्टली, देखिए हमसे तो आनंद जी कहा जाता है दिवाली में चीनी झालर मत खरीदना, हम नहीं खरीद रहे चीनी झालर, हम तो दिए लगाते हैं और दिए में सरसों का तेल डाल के उसको जलाते हैं। अरे हिंदुस्तान का आयात जब से मोदी जी आए हैं चीन से बढ़ गया है। तभी अडानी जी की कंपनी में एक चीनी व्यक्ति जो है उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, जिसके घर का पता जो है अडानी जी के घर का है। तो वास्तविकता में यह हम लोगों को तो उलझा दिया है चीन विरोध में, और चीन का सबसे ज्यादा झूला झुलाने की जो प्रक्रिया हो रही है, या जो पाकिस्तान के अंदर बिरयानी खाने आप गए, आप चलिए उज्बेकिस्तान गए हैं, आप रूस गए हैं, मुझे तो ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने आप गए हो, जो मोदी जी शायद कह रहे थे कि रुकवा दिया, नहीं रुकवा पाए। अरे हम तो ना पाकिस्तान गए ना हम चीन गए, और मोदी जी दोनों जगह चले गए और झूला भी झूला दिया। तो हम लोग देशभक्त लोग हैं और राहुल गांधी भी देशभक्त हैं, और जो भी इस समय
देश के लिए, जैसे 1977 में हम लोगों ने तपस्या की थी, इंदिरा जी के खिलाफ लड़े थे, आप फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मोदी जी हमको मूर्ख कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये पागलपन तो हम करेंगे। ये पागलपन हमें अच्छा लगता है, क्योंकि देश से बड़ी हमारे लिए कोई चीज है नहीं। जी, मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, धर्मराज महापात्रा साहब जो बात कह रहे हैं वो थ्योरेटिकली बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, इसमें किसी को दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी जिस तरह से उसको ड्राइव करती है, मोदी जी ड्राइव करते हैं, वो कहीं बैकफायर तो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था, 2024 में मोदी का विकल्प कौन, मोदी का, ये पिछले 10 साल से भाई कौन है मोदी के सामने, कौन हंसते हुए हा 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 वो आएगा। मैं सिर्फ उस रेफरेंस पे कह रहा हूं कि मोदी का विकल्प कौन, मोदी लाइबिलिटी तो नहीं होते जा रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, बहुत संक्षेप में, फिर आरपी का लास्ट। नहीं, देखिए आनंद जी, प्रश्न यह है, मेरे और आपके जैसे धुर कांग्रेस विरोधी अगर आज राहुल गांधी के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में ये जो लड़ाई है, ये जो राजनीतिक लड़ाई है, ये गांधी गोडसे की है और मोहब्बत और नफरत की है। हम राहुल गांधी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, इंडिया का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, इधर मोहब्बत है। और जो मोदी जी से खतरा है आज की तारीख में, इस भारतीय, वो अटल जी से नहीं था, इस भारतीय जनता पार्टी से खतरा है कि ये देश को तोड़ रहे हैं। ये कुकीज के खिलाफ हैं, ये क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं, ये सिख के खिलाफ हैं, ये द्रविडियंस के खिलाफ हैं, या अम्बेडकराइट्स के खिलाफ हैं, ये साईं प्रेमियों के खिलाफ हैं, ये सबके खिलाफ हैं। ये हम जैसे सनातनियों के खिलाफ हैं। ये पता नहीं साथ किसके हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं ये मानता हूं, लड़ाई राहुल गांधी इज रिप्रेजेंटिंग पीस इन द कंट्री, और मोदी जी टाइप पॉलिटिक्स इज रिप्रेजेंटिंग डिवीजन इन द कंट्री। हमें डिवीजन, देश को डिवीजन के बीच में और यूनिटी के बीच में चुनना है। राहुल हो ना हो, मोदी हो ना हो, आज मोदी अगर ये विद्वेषकारी नीति छोड़ दें और ये कहें कि हिंदुस्तान की 142 करोड़ हमारे हैं और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गांधी जी का आके गा दें लोकसभा के अंदर, और ईश्वर और अल्लाह के अंदर और क्रिश्चियन और सिखों के और दलितों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, मैं देखूंगा कौन करता है। हमें मोदी जी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिस रूप में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो रही है, ये देश को तोड़ देंगे। राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो या स्टालिन हो या उद्धव हो या अखिलेश हो या लालू हो, कोई हो, हम उनके साथ हैं, क्योंकि देश को हम टूटने नहीं देना चाहते।